हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाभिकीय ऊर्जा के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको पढ़ लिया था। उसके आंकिक प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे उन सबको डिस्कस किया था। कुछ होमवर्क भी था, आप लोगों ने किया होगा आई थिंक। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे बात करेंगे अर्धचालकों के बारे में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन हमारा ये होगा कि ठोसों का वर्गीकरण का आधार जो होता है वो किन किन आधारों पर हम ठोसों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक तो होता है कि हम उनकी चालकता या प्रतिरोधकता के हिसाब से बांट दें। दूसरा ये होता है कि अगर उनके जो ऊर्जा बैंड्स होते हैं, जो उनके अंदर बैंड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। साथ में देखेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा जाता है। अगर आपने फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ी अब तक और अंदाजा नहीं कि चालकता या फिर प्रतिरोधकता क्या होती है, तो यहां से देखो, ये तो पढ़ा होगा R इज टू लिखा जाता है रो L बाई ए, ये तो याद होगा, क्लास 10 से पढ़ाया जाता है। तो अगर R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखा गया तो यहां पर जो रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी का नाम होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जानते हैं, ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? वो 1 बाई रो लिखा जाता है। इसका मतलब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। अगर देखना चाहे तो पिछली क्लासों में इनको कवर किया गया, वहां से जाकर के देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखो, चालकता के बारे में पढ़ते हैं। चालकता क्या होता है? 1 बाई रो होता है। चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होता है। मतलब अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो लिख सकते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई रो, यहां बन जाएगा ए बाई एल बनेगा, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे ये होता है जी, ये हो जाता है सिग्मा, ये हो जाता है ए बाई एल, ठीक है। यहां पर जी क्या होता है? तो ये होती चालकता हिंदी में कहते हैं इसे। और यहां पर जो सिग्मा लिखा जाता है ये चालकता ना कहकर इसे कि हम जनरल भाषा में कहते हैं विशिष्ट चालकता या फिर चालकत्व कहा जाता है। विशिष्ट, इंग्लिश में तो इसके लिए वर्ड सही है लेकिन हिंदी में कंफ्यूजन होता है। विशिष्ट चालकता या फिर इसको हम कहते हैं चालकत्व कहा जाता है। मात्रक वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखा जाता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखते हैं। और यहां पर जो सिग्मा होता है उसके बारे में कर लिया। ये चालकता होती, तो चालकता और इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इसके बारे में बात हो गई। तो हम जानते हैं जिनके लिए रो की वैल्यू ज्यादा होगी उनके लिए क्या होगा? आर की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है उनमें जो धारा प्रवाह होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वही निकल के आता है। हम जानते हैं ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा उसमें धारा प्रवाह कम होता जाएगा, और जिसमें धारा बहुत मुश्किल से प्रवाहित होती है वो चालक तो नहीं होते हैं। तो इस आधार पर बांटा जाए तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं चालक, दूसरे होते हैं कुचालक, तीसरे होते हैं अर्धचालक। हमारे चैप्टर में हमें अर्धचालकों के बारे में पढ़ना, लेकिन वर्गीकरण पूछा जाए तो वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? कुछ डाटा लिखा गया है, देखो। चालक क्या होते हैं? चालक वो होते हैं जिनमें कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग 10 की घात 28 होता है, ठीक है। तो अगर ये लगभग 10 की घात 28 होता है पर मीटर क्यूब, याद होगा कि ओम के नियम में पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल n, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्या कहते हैं इसे? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये उसका मान दिया गया है। इतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कमरे के ताप पर फ्री होते हैं, जो धारा के प्रवाह में भाग लेंगे। अगर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा ऐसे, तो अगर चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा और गतिमान होते हैं, जिससे धारा प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब अभी हम लोगों ने देखा क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व या फिर इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कहा जाता है प्रतिरोधकता या फिर इसे कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। दोनों वर्ड यहां पर लिखे गए, मात्रक भी लिखा गया है। तो जिनके लिए ये जो क्रम होता है 10 की घात 6 से 10 की घात 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है चालकता,
विशिष्ट चालकता बेसिकली उनको हम चालक कहते हैं। और इसका उल्टा होता है ये, तो इसमें 10 की घात -6 से 10 की घात 8 ओम × मीटर होता है, उनको हम कहते हैं कि जो प्रतिरोधकता होगी अगर इस ऑर्डर में है तो उनको हम चालक कहते हैं। तो चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, ये डाटा याद नहीं रखना है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर कोई रेंज लिख करके आ जाती है और पूछा जाता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है, तो उनमें धातुएं हो सकती हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि धातुएं बेसिकली चालक होती है। कुचालकों के बारे में बात करें तो कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नगण्य होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं पाया जाता, ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उतना नहीं होता कि अगर उसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इनका जो क्रम होता है, अगर चालकता का क्रम देखा जाए 10 की घात -24 से लगा करके 10 की घात -10 होता है। और जो प्रतिरोधकता होती है वो देखो पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होती है, पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होती है। चालकों के उदाहरण जानते हैं, धातुएं जो होती है बेसिकली चालक होती हैं, धातुएं जो होती हैं चालक होती हैं। ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर एनिमल बॉडीज हो गई, मानव शरीर हो गया, जंतुओं का शरीर हो गया, टैप वाटर हो गया, टैप वाटर की बात कर रहे हैं, ये सब चालक होते हैं। बाकी डिस्टिल्ड वाटर जो आसुत जल होता है वो चालक नहीं होता, अचालक होता है। ठीक, कुचालकों के बारे में बात करें तो यहां पर हो गया लकड़ी हो गया, माइका हो गया और रबर हो गई, ये सब कुचालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता। लकड़ी में सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी 10 की घात 24 से 10 की घात 10 होती है, ओम मीटर में लिखी जाती है। तो कुचालकों में कमरे के ताप पर घनत्व तो बिल्कुल कम होता है, घनत्व तो होता ही नहीं है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि चालकों से तो कम होता है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होता है। तो वही है, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है 10 की घात 16 प्रति मीटर क्यूब में पाया जाता है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रति मीटर क्यूब में पाए जाते हैं, और इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब में पाए जाते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाह हो सकती है। अगर हम कंडक्टर के मतलब अगर अर्धचालक के सिरों पर विभवांतर लगाएं तो उसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाह होगा। वैसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट फ्लो नहीं करेगी कि जितनी चाहिए उतनी फ्लो करे, लेकिन कुछ धारा प्रवाह होगा। तो उसी वजह से इनको कहा जाता है अर्धचालक। ठीक है, सेमी कंडक्टर कहते हैं इनको। इनका डाटा याद रखो, 10 की घात -3 से शुरू होता है, 10 की घात 4 तक जाता है, और ये 10 की घात 3 से शुरू होता है तो 10 की घात -4 तक जाता है। ये याद रखना है, इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर कोई डाटा निकल के आए तो उसे पहचानना हो तो पहचान पाए कि कहां का डाटा है। तो अगर पूछा जाए चालकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता के आधार पर तो ठोसों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं चालक, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कमरे के ताप पर बहुत अधिक होता है। अगर उनके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस केस में धारा प्रवाह होती है। कुचालकों के बारे में बात करें तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कमरे के ताप पर बहुत कम पाया जाता है। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कमरे के ताप पर बहुत कम पाया जाएगा तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह नहीं होता इसलिए कुचालक होते हैं। ये वाले क्या होते हैं, इनका जो प्रतिरोधकता होती है या फिर इनकी जो चालकता बेसिकली बात करें चालकों से कम, लेकिन वो जो कुचालक होते हैं इनसे ज्यादा होती है। तो इनसे ज्यादा होती, इनसे कम होती, तो ये बीच वाले होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है इनको। ठीक, एग्जाम्पल जानते ही हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यहां पर गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये सब ऐसे होते हैं सिलिकॉन वाले हो गए। यहां पर एंटीमनी हो गया, एसएन हो गया, एंटीमनी एएस हो गया, बिस्मिथ हो गया। मतलब बेसिकली यहां पर सिलिकॉन जो जर्मेनियम के बारे में ही हम बात किया करेंगे। ठीक है, यही होते हैं हमारे अर्धचालक। अब दूसरा ये आता है कि अगर हम ऐसा डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, तो ठोसों में क्या होता है और किसी विलगित परमाणु में क्या होता है, ऊर्जा का स्तर ये समझते हैं। तो केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि अगर कोई परमाणु है, यहां से देखो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर कोई परमाणु है कुछ इस तरह से, कोई परमाणु है, यहां कहीं पर कोई परमाणु है, सपोज ऐसा कोई परमाणु दिया गया है। ठीक है, इसके बाहर इसके ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, ऐसे सेल होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे बने हुए हैं। फिर अगला देख लो, अगला कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं किसके लिए, विलगित परमाणु के लिए बात कर रहे हैं। ये कैसा परमाणु है, विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु है, तनहा है, विलगित परमाणु अकेला है, विलगित परमाणु। ठीक है, आइसोलेटेड एटम कहते हैं। तो इसमें ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर कक्षा है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये विलगित परमाणु होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, पहले में 2 भरे जाते हैं, फिर 8 भरे जाते हैं, ये ऐसे भरे जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिन लेना, देखना 8 से ज्यादा तो नहीं हो गए। 3, 3, 6, 2, 8 हैं। मान लेते एक इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है, ऐसा बेसिक है। ठीक है,
अब ये 1 क्यों, यहां पर 2 कर देते हैं, 8, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, सिलिकॉन एटम ही बना दिया। ये कैसा एटम है? सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन परमाणु है। विलगित परमाणु है लेकिन ये सिलिकॉन का परमाणु है। और अगर सिलिकॉन का परमाणु होगा तो क्या कर सकते हैं, यहां से देखो ये विलगित है, तब के लिए देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में है। क्या कह रहे हैं, बताया था, अगर मॉडल पढ़ा होगा तो मॉडल तो पढ़े हैं पिछली क्लासों में ना। तो अगर बात करें कि बोर के एटॉमिक मॉडल की, तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते, जिनको बोर कक्षाएं कहा जाता है। तो अगर वो स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते, इसका मतलब एक निश्चित ऊर्जा स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर बात करते हैं इसी तरह के एटम आपस में जुड़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ठोस बनता, ठोसों में तो बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं। बहुत सारे परमाणु पाने का मतलब है अगर गिनने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लगभग असंख्य कह सकते हैं। लेकिन अगर दिया गया होता है द्रव्यमान, परमाणु भार, जो भी से कुछ दिया गया होता है तो उससे संख्या निकाल सकते, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर यहां पर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि गिनने लगे तो गिनेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर होगा उनका। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर होगा, 1 मोल में 10 की घात तो 23 के ऑर्डर के होते हैं। पूरा नंबर जानते हैं ना, 6.023 × 10 की घात 23 उतने होते हैं। तो मोल तो बहुत ज्यादा होते हैं ना किसी ठोस का, तो ठोस के मोल ज्यादा होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा परमाणु होंगे, बहुत ज्यादा परमाणु होंगे तो उनको हम लगभग असंख्य कह सकते हैं। तो अगर लगभग असंख्य कहेंगे तो यहां से देखो, एक परमाणु ऐसा है, दूसरा परमाणु भी ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, चौथा ऐसा होगा, पांचवा ऐसा होगा, फिर जितने परमाणु होंगे सब ऐसे होंगे। जब वो एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, जैसे यहां पर बात कर रहे थे, यहां पर देखो 1s2 2s2 2p6 बन गया। यहां तक के कक्षक देखो भरे हुए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब भरे हुए हैं, तो इनको कहा जाता है भरे हुए कक्षक हैं ये। और ये जो बाहर वाला है इसे हम कहते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर है। ये ऊर्जा स्तर, संयोजी ऊर्जा स्तर का मतलब जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन भरे गए हो किसी परमाणु के, संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है। वैलेंस एनर्जी बैंड होता है, मतलब एनर्जी लेवल होता है। इसके ऊपर वाले देखो खाली है ना ऊपर वाले। तो अगर ये किसी एक परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, ये कोई एक परमाणु है, एक परमाणु विलगित वाला जिसके बारे में कह रहे हैं ऐसा है। तो अगर एक अकेला ऐसा होगा तो जब ठोस का निर्माण होना शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे होंगे। तो जब इनके ऊर्जा स्तर है 1s में, इसमें मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंटरैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये जो ऊर्जा स्तर है, जिनकी निश्चित ऊर्जा है, ये ऊर्जा अंतराल में बढ़ जाते हैं। और ऊर्जा अंतराल में जब बढ़ जाते हैं तो वही है, यहां पर एक निश्चित ऊर्जा में ना पा करके इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा के अंतराल में इनका पाना संभव हो जाता है ठोसों के अंदर। तो वही लिखा गया है, यह है ठोसों में ऊर्जा स्तर, ठोसों में ऊर्जा स्तर। और ठोसों में ऊर्जा स्तर को ही कहा जाता है ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ये ऐसा होता है। तो ठोसों में पाए जाते हैं ऊर्जा बैंड और विलगित परमाणुओं में ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। बेसिकली ऐसे समझो, जैसे आखिरी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगले वाले में आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाले आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में ये नहीं रह पाएंगे, और अगर एक निश्चित ऊर्जा स्तर में नहीं रहेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होने का मतलब विभक्त होंगे तो एक निश्चित ऊर्जा का अंतराल बना लेंगे। अब ये पता है कि इसके जो आखिरी के 4 इलेक्ट्रॉन सबके हैं ना, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इतने में पाए जा सकते हैं। पहले ये एक निश्चित ऊर्जा स्तर में थे, लेकिन अब ये इतने ऊर्जा अंतराल में पाए जाते हैं। तो जो ऊर्जा का अंतराल होता है ना, इसी को कहते हैं ऊर्जा बैंड, ठोसों में कहा जाता है। तो ये ऊर्जा बैंड बने हुए हैं। तो विलगित परमाणु के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और किसी परमाणु को अगर हम उस परमाणु का बना कोई ठोस ले लेते हैं तो ठोसों में ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं। बेसिकली यहां पर 1s के अब 2 ऊर्जा स्तर हो गए, एक निम्नतम ऊर्जा स्तर, एक उच्चतम ऊर्जा स्तर। 2s के भी 2 ऊर्जा स्तर, एक निम्नतम एक उच्चतम। 2p के 2, एक निम्नतम एक उच्चतम। यहां जो लाल है वो भरे हुए का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं पूरी तरह से भरे हुए का सिंपल ये मतलब है भरे हुए हैं। ठीक है, यहां पर ये खाली है तो खाली है। ठीक है, खाली होने का मतलब खाली ही होता, भरे होने का मतलब ये भी हो सकता पूरी तरह से भरे हो या आंशिक रूप से भरे हो सकते हैं। वो तो निर्भर करेगा ना किस परमाणु के लिए लिख रहे हैं। अब ये भरे कैसे जाते हैं, इसको एक नए पेज पर समझते हैं ठीक से। यहां पर मान लेते हैं कुछ ऐसा है, और इसी के अलग अलग परमाणु बना लेते हैं। जैसे एक पहला परमाणु ये बना लिया, ठीक है, दूसरा परमाणु ये बना लिया, इसका ये अलग अलग परमाणु बना लिए। अब समझ में आ रहे हैं, ये 3 परमाणु लेकर के चल रहे हैं।
तो 3 परमाणु में क्या है, पहले जो अंदर वाले कक्षक हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने में काफी टाइम लेंगे, दूरी ज्यादा है, बल कम लगेगा। लेकिन जो बाकी के बचे ऊर्जा स्तर हैं, बाकी के बचे ऊर्जा स्तर, जैसे इसका अगला ऊर्जा स्तर बनाया जाए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका ऊर्जा स्तर बनाया जाए देखो कुछ ऐसा बनेगा, होंगे बराबर, बस ऊपर नीचे बना रहे हैं ताकि दिखे कि हाँ अतिव्यापन हो रहा है, अतिव्यापन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक, ये ऐसा है। और इसका बनाया जाएगा तो कैसा बनेगा, इस वाले का बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो जो अभी रेड का बनाया, रेड कलर का बनाया है ना, उससे नीचे के जो ऊर्जा स्तर वो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले ऊर्जा स्तर जो है एक दूसरे के साथ में अतिव्यापित होना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगे हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगे तो होगा क्या, वही यहां पर जो हो रहा है, ये क्या होंगे, ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी कक्षक में ज्यादा या किसी ऊर्जा स्तर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा उनके मध्य, और प्रतिकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से वो आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होंगे तो वहां मुख्य ऊर्जा स्तर जो पहले था अब उसके अलावा 2 अलग अलग ऊर्जा स्तर बनेंगे जिनके बीच में वो पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही वहां पर लिखा गया है कि इसके बाद ऊर्जा बैंड बनना शुरू हो जाते हैं, और जब ऊर्जा बैंड बनते हैं तो उस केस में देखो इनके साथ ऐसा होता है, ये ऊर्जा बैंड बन गए, ये हमारे पास ऊर्जा बैंड बन गए, ऐसा कुछ, ये ऊर्जा बैंड बन गए, ये ऊर्जा बैंड, ठीक है, ये ऊर्जा बैंड, ये ऊर्जा बैंड बन गए। तो क्या इसमें आगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, ये ऊर्जा बैंड बन गए, ठीक है, बराबर में बना रहे हैं ताकि बराबर बराबर दिखें, ठीक है। ये देखो इसमें ऊर्जा बैंड बन जाएंगे, इस वाले के साथ भी सेम यही होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, फिर इसके भी ऊर्जा बैंड बनेंगे। अब इसके ऊर्जा बैंड बनेंगे, देखो इनके ऊर्जा स्तर कहां अतिव्यापन होना शुरू हो गया ना इनके बीच में, तो ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। तो ओवरलैपिंग के बाद जो बैंड बनते हैं उनका भी नामकरण करते हैं, अभी नामकरण अभी करते हैं। ये बैंड बन गया, ये अगला बैंड बन गया, ये अतिव्यापित नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये क्या ऊपर वाला अतिव्यापित हुआ है, बस बाकी के सब अलग अलग है। अभी ये देखो एनर्जी बैंड्स हो गए, ये एनर्जी बैंड होता है। तो यहां पर मुख्यतः हम 2-3 बैंड के बारे में बात करते हैं। पहला बैंड होता है हमारा संयोजी बैंड, तो लिखते हैं पहला क्या है हमारा, संयोजी बैंड। तो अभी संयोजी कक्षक देख लिया, कक्षा देख ली, तो संयोजी बैंड भी देख लो क्या होता है। संयोजी बैंड वो बैंड होता है, या कह सकते हैं वो ऊर्जा का अंतर होता है जिसमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेसिकली जिन्होंने बॉन्ड बना रखा आपस में, वो इलेक्ट्रॉन जहां पाए जाते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, वह ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड जिसमें, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन, बंधित मतलब बॉन्ड में जिन्होंने भाग लिया है, बंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड के बारे में कुछ बातें। संयोजी बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, लिख लो एक एक करके पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, पाए जाते, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो इनके द्वारा चालन नहीं होगा, फिर चालन नहीं होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन करवाते हैं, इसमें पाए ही नहीं जाएंगे तो चालन नहीं होगा। ये जो बैंड होता है ये भरा होता है, इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, भरा होता है। इलेक्ट्रॉनों से भरा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरी तरह से भरा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाली नहीं होता, क्योंकि हम उसे कह ही रहे हैं जिसमें आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो। तो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में पाया जाते हैं उसे संयोजी बैंड कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो संयोजी बैंड उसे क्यों कहा जाएगा, तो ध्यान रखना है इसमें इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, लेकिन ये बंधित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, तो चालन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा एक बैंड होता है जिसको नाम दिया जाता है चालन बैंड, कंडक्शन बैंड कहते हैं इसे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, चालन बैंड, जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसे वी से डिनोट करते हैं, वैलेंसी बैंड इसे हम CB से डिनोट करते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं इसे, ठीक है। आगे ऐसे डिनोट किया करेंगे तो ऐसे समझेंगे।
चालन बैंड क्या होता है? तो चालन बैंड वह बैंड होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह बैंड लिख लेते हैं, यह बैंड संयोजी बैंड से ऊपर होता है तथा इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बेसिकली वो चालन में भाग लेते हैं। अब ये बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे वहां लिखे हैं, इसमें तो कह दिया चालन में भाग लेते हैं। यह बैंड भरा या खाली हो सकता है। भरा होगा तो किसके लिए होगा, खाली होगा तो किसके लिए होगा, वो देखेंगे। तो ये जो बैंड होता है, ये जो संयोजी बैंड है ना आखिरी वाला, इसके ऊपर वाला बैंड होता है। इसके ऊपर वाले बैंड में देखो जितने भी बैंड बनेंगे वो सब एक दूसरे के साथ अतिव्यापित होना शुरू हो जाएंगे। तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में मूव करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले में मूव करेंगे, होगा ना ऐसा। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उस पूरे बैंड के अंदर चल तो सकते हैं ना। तो बैंड के अंदर चल सकते हैं तो धातु में इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, बिल्कुल वैसा हो गया तो चालन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर वाले में, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां चल सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां चल सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहां चल सकता है। तो इसके बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे बैंड में कहीं पर भी चल सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, वो अलग बात है। तो धातुओं के इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर नहीं जाते, वो बैंड के अंदर चल सकते हैं। तो बेसिकली दो बैंड हमारे लिए जरूरी है, एक तो वैलेंसी बैंड वैलेंस बैंड हो गया जिसको संयोजी बैंड कह रहे हैं, दूसरा चालन बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड जिसमें आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड चालन बैंड वो होता है जो संयोजी बैंड के ऊपर होता है तथा इसमें उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेता है। ठीक, अब ये बैंड भरा भी हो सकता है, खाली भी होता है। भरा होता है तो किनके लिए भरा होता है, खाली होता है तो किनके लिए खाली होता है। इस आधार पर ठोसों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं कैसे। तो अगर इस आधार पर देखें, यहां पर एक तीसरा पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। एक होता है निषिद्ध ऊर्जा बैंड। बेसिकली ये गैप होता है या बैंड ना होकर के इसे हम अंतराल कहें ज्यादा सही रहेगा, अंतराल होता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। अब ये होता क्या है, ये होता है अगर मान लेते हैं हमारे पास चालन बैंड है ये, जिसको हम कह रहे हैं सीबी कंडक्शन बैंड, और यहां कहीं पर वैलेंस बैंड है वीबी। ठीक है, इनके बीच का जो गैप होता है ना, इसी को कहा जाता है निषिद्ध ऊर्जा बैंड। निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो अगर परिभाषा लिखने की बात आए तो कह सकते हैं चालन बैंड तथा संयोजी बैंड जो होता है उनके मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं या निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और इसकी ऊर्जा जो होती है, यहां से यहां की बीच की जो ऊर्जा होती है, इसको हम ईजी से लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी लिखा जाता है, निषिद्ध ऊर्जा होती है। हिंदी में इसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा, इंग्लिश में कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं इसे। ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा हो गई। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। एक और होता है, यहीं पर समझ लेते हैं, आगे दिक्कत ना हो क्योंकि अर्धचालक का हमें वर्गीकरण पढ़ना है। तो देखो ये जो गैप होता है ये सीबी तथा, या सीबी ना लिखो, निषिद्ध ऊर्जा बैंड के मध्य का ऊर्जा स्तर, इसको कहते हैं हम फर्मी लेवल, फर्मी स्तर कहा जाता है इसे। तो याद रखेंगे जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है ना, उसके बीचों बीच वाला जो बैंड होता है या जिसके जो बीचों बीच वाली लाइन होती है ऊर्जा स्तर की, उसे फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है। मतलब ये फर्मी एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच का गैप, और पूरा जो गैप होता है वो निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो हमारे पास 3 बैंड है। एक क्या है, एक बैंड कहलाएगा संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भरा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं खाली होता है। ये इलेक्ट्रॉन चालन में भाग नहीं लेते क्योंकि बंधों से बंधे होते हैं।
दूसरा होता है चालन बैंड जो इसके ठीक ऊपर होता है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेते हैं। ये भरा भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है, किसके लिए होता है अभी देखते हैं। निषिद्ध ऊर्जा बैंड क्या होता है? चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड, और इसका जो मिडिल वाला भाग होता है ऊर्जा का स्तर, इसे फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाता है, फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसे फर्मी स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज समझ आई होगी। यहां पर कैसे अतिव्यापन हो रहा होगा ये भी समझ में आया होगा। तो इस आधार पर हम ठोसों को फिर से 3 भागों में बांट देते हैं। ठोसों को 3 भागों में बांटते हैं, वो क्या होते हैं? तो पहला वर्गीकरण होता है चालक। अब चालक क्या होते हैं? तो ऐसे समझो, अभी हम लोगों ने 2 बैंड पढ़े, एक होता है संयोजी बैंड और उसके ऊपर होता है चालन बैंड। अगर ये जो बैंड होते हैं इनके बीच का गैप काफी ज्यादा होता है या कम होता है या एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इस आधार पर हम ये 3 भागों में बांटते हैं। तो अगर ये चालन बैंड है, राइट हैंड जो हमारा है वो चालन बैंड है, और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा संयोजी बैंड है, क्योंकि वो नीचे है ना ऐसा। तो अगर जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, अगर एक दोनों दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं, तब कहते हैं कि ये जो धातुएं होती, जो ठोस होते हैं, इनको चालक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अब चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों में हैं, तो चालन बैंड के साथ होंगे तो चालन में तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो जब दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो ठोस चालक कहलाते हैं। वही यहां पर है, पहले यहां पर एक लेवल ऐसे दिया गया था, दूसरा लेवल ऐसे दिया गया था, दोनों एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो गए। तो अतिव्यापित हो गए तो यहां से देखो, ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो लेवल, ये वाला लेवल, ये क्या था? ये था संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड। और यहां पर देखो दिख रहा होगा ये वाला जो गैप है, बेसिकली ये वाला गैप, यहां से ये वाला जो गैप है, ये कौन सा गैप है? तो ये जो गैप है वो क्या है? कंडक्शन बैंड है। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, सीबी है, और ये बैलेंस बैंड है। अब यहां से एक बात देखो, ये वाला जो गैप है, ये इसके बीच में जो गैप बना है यहां पर, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये तो देखो दोनों में अतिव्यापित हो रहा है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है। तो जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड के साथ में ओवरलैप कर जाता है, अतिव्यापित हो जाता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने आप चालन बैंड में चले जाते हैं और वो चालन में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं वो ठोस धातुएं कहलाती हैं या फिर चालक कहलाते हैं। तो चालक क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। ऐसा लिख लो, अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? चालन मतलब चालक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होंगे तो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं होगा, तो इनके लिए Eg बराबर 0 लिख लो ना। Eg क्या होता है? देखो यहां Eg होता है, इधर Eg होता दोनों के बीच का गैप, जब एक दूसरे के ऊपर ही आ गए तो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं बचा, 0 हो गया। कुचालक क्या होते हैं? कुचालकों में ये जो बैंड होते हैं, अभी देखो इसको हम चालन बैंड कह रहे थे, संयोजी बैंड था, तो ये जो गैप होता है ना इनके बीच का, काफी बढ़ जाता है। तो अगर काफी बढ़ जाएगा, कमरे के ताप पर अगर संयोजी कोष के कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले भी, तो क्या यहाँ जो कमरे के ताप की ऊर्जा होगी वो लेकर के यहां से इस बैंड में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो अगर इस बैंड में आएगा नहीं तो बैंड खाली रहेगा तो चालन नहीं होगा, तो वो कुचालक कहलाएगा। तो वही पॉइंट है, वे ठोस जिनमें चालन बैंड, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, अपने नोटबुक में आप लोग लिख लेना, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कितना हो? निषिद्ध ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग लिखती, कहीं 3 लिखा मिलता है, कहीं 5 मिलता है, तो 5 भी 3 से बड़ा ही होता है ना। तो यहां पर 3 लिखना चाहो 3 लिख लो, 3 लिखना हो तो 3 लिख लो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर गैप ज्यादा हो जाता है तो उस केस में जो ठोस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लेकर के तो यहां जा नहीं पाएगा कमरे के ताप पर, क्योंकि कमरे के ताप पर ऊर्जा जो लिखी जाती है वो क्या लिखते हैं? 3/2 kT, हाफ ऑफ kT लिखी जाती है। वो निर्भर करता है क्या कैसा है?
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 3/2 kT होता है, कभी कभी हाफ ऑफ kT लिखा जाता है, तो अलग अलग केस में होता है, जनरली 3/2 kT लिखते हैं। तो उस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं पाएंगे, जाएंगे नहीं तो कंडक्शन बैंड खाली रहेगा। यहां पर ये क्या रहता है, खाली रहता है। तो अगर कंडक्शन बैंड खाली रहेगा तो चालन नहीं होगा, इसीलिए ये कुचालक होते हैं। अगला होता है अर्धचालक, जो हमारा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में। तो अर्धचालकों में ये बात होती है कि जो भी हम बात कर रहे होते हैं कि ये अभी चालन बैंड था, ये संयोजी बैंड था, ये दोनों पहले एक दूसरे के ऊपर थे, एक दूसरे के ऊपर धातु कहा, उनको चालक कहा। इनके बीच में गैप काफी ज्यादा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो कहा ये कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन अब यहां नहीं जा सकते कमरे के ताप पर। ठीक है। अगले होते हैं कि इनके बीच का जो इतना बड़ा गैप होता है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग करीब चला जाता है। तो जब ये गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग करीब चला जाता है तब कहते हैं हम इनको, ये क्या होते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, या फिर लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, जो Eg होता है वो लगभग बराबर हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का जब गैप होता है तब हम कहते हैं अर्धचालक है। तो लिखना चाहो लिख लो, वेट होस जिनमें Cb चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल एक लगभग में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उनको क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। तो यहां पर संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, इस बार देखो, अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्साइट होकर कमरे के ताप पर ऊर्जा लेकर यहां पर पहुंच जाएगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो चालन होगा, इसीलिए कहते हैं अर्धचालकों में थोड़ा बहुत चालन कमरे के ताप पर हो जाता है नॉर्मली। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है कमरे के से ताप पर ऊर्जा लेकर के, लेकिन यहां के केस में कमरे के ताप पर ऊर्जा लेकर यहां पर नहीं पहुंच सकता। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि चालक, कुचालक और अर्धचालकों को हम ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहां पर संयोजी बैंड के बारे में बात हो गई, ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के साथ अतिव्यापित कब होना शुरू करते हैं उनके बारे में पढ़ा। यहां पर देख लिया कि जो विलगित परमाणु होता है उसका ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें, और जो ठोस होते हैं उसके अंदर ऊर्जा बैंड पाए जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा स्तर दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है, उसी के अंतराल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो अंतराल होता है ऊर्जा का वो ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो ये ऊर्जा बैंड हो गए। यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर डाटा दिया गया हो तो उस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हमें चीजों को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। इनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे कि प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटाने पर क्या होता है। ऐसा नहीं कि यहां पर इतना पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है, आगे इनके बारे में और डिटेल बात करेंगे जब हम बेसिकली बात कर रहे होंगे केवल और केवल अर्धचालकों के बारे में। तो वहां पर देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों का जो चालकत्व होता, चालकता होती वो बढ़ती जाती है, और धातुओं में जब बढ़ाते हैं तो वो क्या होता, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती जाती है। कुचालकों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अर्धचालक भी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर चालकों जैसा व्यवहार करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका भी प्रतिरोध बढ़ने लगता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए जो तो डिटेल बताया है इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, साथ में जिससे पहले क्लास में उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अर्धचालकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।